हिंदी व्याकरण में वाक्य का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद में हम लोग सबसे पहले वाक्य का स्वरूप जानेंगे। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों अर्थात पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। पहला, वाक्य की रचना शब्दों अर्थात पदों के योग से होती है। दूसरा, वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। तीसरा, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता है जो वक्ता बताना चाहता हो। जबकि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, यह पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार उदाहरण है, शीला अध्यापिका है। हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां फिल्म देखने जा रही हैं। मजदूरों ने पेड़ काट दिए हैं। हम लोगों ने माताजी को सब रुपये दे दिए थे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इन वाक्यों के द्वारा भी भाव या संदेश प्रकट हो रहा है कि कर्ता इसमें क्या कर रहा है। ऊपर के इन वाक्यों को देखकर वाक्य के बारे में कुछ और बातों का भी ज्ञान होता है। वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी रूप में न आकर व्याकरणिक नियमों में बंधकर आता है। साथ ही हर शब्द का अपना एक क्रम होता है। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर आता है तो कोई कर्म के, कोई क्रिया के, तो कोई पूरक के। फिर इन शब्दों के बीच परस्पर अन्विति होती है। वे लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। इस प्रकार वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। पहला, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। दूसरा, वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। तीसरा, वाक्य में आने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। चौथा, वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। वाक्य की रचना में आने वाले अनिवार्य तत्व। वाक्य रचना की दृष्टि से पदक्रम और अन्विति दो अनिवार्य तत्व हैं, क्योंकि इन्हीं से पदों के समूह को वाक्य का रूप मिलता है। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, पदक्रम। हिंदी में सामान्य पदक्रम कर्ता, कर्म
क्रिया है। उदाहरणतः राम पुस्तक पढ़ता है। राम कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ता है क्रिया। हिंदी में पदक्रम का बहुत महत्व है। इसे बदल देने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मुझे बस का एक टिकट मिला। मुझे एक बस का टिकट मिला। दोनों वाक्यों में अंतर है। वैसे ही श्याम ने राम को पुस्तक दी। वहीं अगर कहें राम ने श्याम को पुस्तक दी, दोनों वाक्यों में अंतर है क्योंकि पदों को बदल दिया गया है। जिन वाक्यों में एकाधिक कर्म हो वहाँ मुख्य कर्म बाद में आता है। अगर वाक्य में एक से अधिक कर्म हो तो मुख्य कर्म जो होता है वह बाद में आता है। जैसे उदय ने अदिति को साइकिल बेच दी। इसमें मुख्य कर्म साइकिल जो है वह अदिति के बाद में आया है। संबोधन तथा विस्मय सूचक शब्द वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, गुप्ता जी जरा यहाँ आइए। इसमें संबोधन या विस्मय सूचक शब्द के बाद में जो है वह वाक्य है, पहले विस्मय सूचक या संबोधन वह का शब्द है। कभी कभी किसी पद पर विशेष बल देने के लिए पद क्रम में हेरफेर कर दिया जाता है। इससे अर्थ में परिवर्तन तो नहीं आता, वाक्य में कुछ विशेषता आ जाती है। जैसे आपको कहाँ जाना है, वहीं अगर कहें जाना कहाँ है आपको, दोनों वाक्यों में अंतर है। दूसरे वाक्य में विशेष रूप से बल दिया गया है क्योंकि इसमें हेरफेर किया गया है। अर्थ दोनों का समान है। संबंध कारक बताने वाला चिन्ह का के की संबंधी संज्ञा से पहले आता है। जैसे राम का बेटा, शीला की किताब, मोहन के बच्चे आदि। इसमें जो संबंधी संज्ञा है वह काके की के पहले आता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्नों में क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तथा शेष प्रश्नवाचक शब्द प्रायः वाक्य के मध्य में आते हैं। जैसे क्या तुम मुंबई जाओगे, हाँ या ना। क्या आपने किताब पढ़ ली है, हाँ या नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं। अगर प्रश्नवाचक में क्या नहीं है तो वह प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वह मध्य में होता है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्या के स्थान पर कौन का प्रयोग किया गया है, मध्य में है। आप कैसे जाएंगे, यहाँ पर भी कैसे मध्य में है। तो अगर क्या है तो वह वाक्य के आरंभ में आता है और बाकी जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वह वाक्य के मध्य में आते हैं। कभी कभी कर्ता पर जब प्रश्न किया जाता है तब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है। अगर कर्ता के स्थान पर अगर प्रश्न किया जाता है तो वह प्रश्नवाचक शब्द पहले भी आ सकता है। जैसे कौन बोला, किसने कहा, किसे चाहिए। इसमें कर्ता के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आए हैं।
क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व में आते हैं। जैसे वह धीरे धीरे लिख रही है, तो क्रिया के पूर्व में धीरे धीरे का प्रयोग किया गया है। वहीं मैं कल 4 बजे स्टेशन पहुंचूंगा, तो पहुंचने के पहले 4 बजे समय के बारे में बतलाया गया है। 4 बजे स्टेशन पहुंचूंगा। वह किताब पढ़कर वापस आया, तो वापस आने के पहले किताब पढ़कर है, यह क्रिया विशेषण का है। आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। अगर आग्रह करना हो तो न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। चलोगी ना, तुम भी आ जाओ ना। अगर आग्रह कर रहे हैं तो न का प्रयोग वहाँ पर आग्रह के लिए हो रहा है, तो वाक्य के अंत में होता है। वाक्यों के विभिन्न पदों के बीच तर्क गति का होना आवश्यक है। जैसे अगर तर्कसंगत है तो अशुद्ध है, अगर तर्कसंगत नहीं है तो अशुद्ध है। जैसे तर्कसंगत वाक्य में अगर कहें सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ, यह तर्कसंगत है। वहीं अगर उलट दें तो कहें खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ, तो यह अतर्कसंगत वाक्य हो जाएगा। वहीं अगर कहें कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो यह तर्कसंगत है। वहीं अगर कहें यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यह अतर्कसंगत है। अगले वीडियो में हम लोग अन्वृत्ति के बारे में जानेंगे। इसमें वाक्य निर्माण का पहला क्रम था पदक्रम। धन्यवाद।